कई रात मैं लुधियाना रेलवे स्टेशन, खन्ना रेलवे स्टेशन पर सोता रहा हूँ। हम उसी कुर्ते पजामे से सो जाते थे, टेरी कॉट का होता था तब, उसी में ही जाके तो क्लास में भी आ जाते थे। खेतों में ले जाते थे, वहाँ उनकी इंटरव्यू करते थे। सवेरे मैं इंटरव्यू को फेयर करता था। उसके अगले साल पंजाब में लिस्ट ही निकाल दिया हमारा। अच्छा। कि इनको पंजाब में कहीं भी दाखिला नहीं देना है। मेरा ख्याल है कि 1 साल 9 महीने में मैं टोटल 4 या 5 दिन जिम मिस किया हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोफेसर मनजीत सिंह की ज़िंदगी के कुछ अनकहे किस्सों के बारे में। प्रोफेसर मनजीत सिंह ने बताया था कि किस तरह से कॉलेज के दिनों में वो जेल गए थे। वहीं से बात शुरू करते हैं। सर, ये बताइए कि जेल गए आप, उस समय आपकी स्थिति क्या थी? डर लग रहा था, इतनी छोटी उम्र और जेल में समा बिताना पड़ेगा? जी, डर लगता तो हमारा वजन कम होता कि पहली बार हमें ज़िंदगी में आराम मिला। क्योंकि आप बाहर रैलियां तो कर नहीं सकते थे, एक्टिविज्म बंद था, क्लास लगाने की, एग्ज़ाम की कोई चिंता नहीं थी। अंदर हमें कुक मिला हुआ था, भले ये भी खतरा था जी। वेदा मुझे नाम भी याद है जी। तो उस हालात में हम तो खुश थे। खुश इसलिए भी थे कि बाहर बड़ी तकड़ी स्टूडेंट मूवमेंट थी, तो उसी वजह से ही उस मूवमेंट के दबाव के नीचे ही हमें बाद में रिहा कर दिया गया था, रिलीज़ कर दिया गया था। सर, एक बात बताइए कि पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे को जेल में देखना। जब आप जेल गए, आपके माता जी, पिताजी, उनका क्या आपके साथ मिलना हुआ? वो आपको जेल में मिलने आए थे, उनके साथ कोई बातचीत हुई थी? वो क्या सोचते थे? मैं आपको बता दूं कि पेरेंट्स से हमें एक मिक्स्ड टाइप बैगेज मिला सोच के लिए, जीवन जांच के लिए जी। एक था कि ईमानदार रहना है। अच्छा। सच बोलना है और जुर्त रखनी है। अच्छा। ये पिताजी से हमें काफ़ी मिला। और कहीं ना कहीं इनकलाबी सोच कि आप सबमिट नहीं करना जुल्म से, लड़ाई करनी है, जो 6 टेनेट्स है टिपिकल, वो भी मिला। और मेरे फादर बाबा विसाखा सिंह जो गदराइट थे, उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे जी। तो वहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिलती थी जो हमें वो फर्दर देते थे जी। इसलिए ये कहना कि हम इनकलाब की बात क्यों करते हैं, समाज को तब्दीली की बात क्यों करते हैं, ये उनको कोई ऐसा अनैथमा नहीं लगता था, कोई बुरा नहीं लगता था। हाँ, ये ना कभी हमें जेल में मिलने आए, ना कभी उन्होंने, तब तो फ़ोन थे ही नहीं, चिट्ठी भी जेल में कहाँ जानी है, उन्होंने पूछा तक नहीं कि कहाँ आए। तो अच्छा। बिल्कुल नहीं, 2 महीने पूछा तक नहीं। हम अपने ही तब तक इतना आप समझो कि ग्रो कर गए थे बड़ी यंग एज में ही। मेरा ख्याल है कि तब मेरी उम्र 19 साल की थी जी। हाँ, तो 19 साल की उम्र में हम इतना कॉन्फिडेंट हो गए थे कि दुनिया की कोई परवाह नहीं। हम हवा को तलवारें से लड़ते थे हवा से इस किस्म का एटीट्यूड था। तो लेकिन थ्रू आउट लाइफ मेरे एकेडमिक कैरियर मैंने एक लकीर खींच के रखी कि जो घर वालों का पैसा हमें मिलता है उसका वेस्ट नहीं करना है। हाँ। बड़ी मेहनत का पैसा है जी। और इसलिए उस पैसे का दुरुपयोग अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, एक्टिविज़म करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। पढ़ाई तो करनी है पूरी, क्योंकि ये उनका, हमारे पर माँ बाप का अधिकार भी है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी है। तो आई कांट बी अनफेयर टू देम। लेकिन वो जो कहें हम वो करें वो ज़रूरी नहीं है। वो हम मर्जी अपनी करेंगे। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो हमारी अपनी ज़िंदगी है। ये हमने एक लीक खींच के आज तक भी रखी, शुरू से ही रखी। उसका फ़ायदा बहुत हुआ, क्योंकि उनको कोई इसकी तकलीफ नहीं थी कि ये क्या करते हैं। उनको था कि खरूदी हैं, कुछ करते हैं, एक्टिविज़म करते हैं, नारे लगाते हैं, जेलें जाते हैं, सारा करते। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ते तो हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो हमने थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न में लेता ही रहा। मेरिट फेलोशिप भी यूजीसी का लिया। एमफिल पीएचडी में वजीफे पर किया बाद में जी। सर, ये बताइए कि आप जेल से रिहा हो गए, आप उस समय बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे।
एग्रीकल्चर से सोशियोलॉजी की तरफ कैसे चले आए? ये मैं बताता हूँ। बीच में क्या हुआ कि हम वहाँ थोड़ी रुके, फिर जब हमें बाहर आ गए तो 17 कॉलेजों के बहुत, मेरा ख्याल 8-10 हज़ार स्टूडेंट होंगे। अच्छा। वो पीछे पीछे, तो मैं तो छोटा सा तो था, आपको बताया, अभी दाढ़ी भी नहीं आई, पगड़ी पहनता था तब भी मैं। तो उन्होंने हमारे आगे नार, पूरे गले में हार, तो पूरे शहर में हमारा प्रोसेशन लेके, जिसको जुलूस कहते हैं उर्दू में, तो वो जुलूस निकला हमारा। हम आगे आगे, तो पीछे हजारों स्टूडेंट नारे लगा रहे थे, जेली जोधे जिंदाबाद, जेली जोधे जिंदाबाद। इस ढंग से तो हम बाहर आए। जब इतनी हवा मिल गई, इतनी रिकॉग्निशन मिल गई, तो फिर बैठने वाले थोड़ी थे, फिर तो हम दुगनी ताकत से और लगे आगे। सन 74 में एक ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से रेलवे में बहुत बड़ी हड़ताल हुई। अच्छा। उस हड़ताल में हम लोग भी शामिल हुए। जी। शामिल ऐसे हुए कि हमें बोलने की वो तो आदत हो ही गई थी, रैलियों को एड्रेस करनी थी। और उनके रेलवे पर बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इंदिरा गांधी का राज था तब। अच्छा। हाँ, तो ऑपरेशन था कि लीडरों को पकड़ते थे, फिर और थे। तो हम उनकी जो कॉलोनीज़ में जाके लेबर के रैलियाँ भी करते थे एज ए स्टूडेंट। उनके लीडरों को हॉस्टल में ले आके रात को छिपाते भी थे। अच्छा। कि आप, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जल्दी जल्दी पुलिस आती नहीं है, तो आप हमारे पास एज ए गेस्ट आके रात को यहाँ रहा करो, दिन को आप करो। उसमें भी हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एज ए फॉलो अप हुआ क्या कि सन 75 में इमरजेंसी ला गई, जून 75 में। जी। अब उसमें जून 75 में अब क्या करें, हमें इंस्ट्रक्शंस यूनियन को हो गया कि ये इमरजेंसी ऐसी है कि इसका कोई पता नहीं कि कैसे रहे, किसको अंदर पकड़े, क्या करें, छोड़ें या ना छोड़ें। बहुत ड्रैकोनियन है, बड़ा मतलब एंटी लोकतंत्र जो कैसे भी कहो, कि इसका कोई पता नहीं। इंदिरा गांधी इसका लोगों से, लीडरों से जो भी अपना ज़्यादा फुदकते हैं, इधर उधर नारे मारे हैं कि उनसे कैसा दुर्व्यवहार हो, जेलों में ही सड़ते रहें, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी एक्टिविटी को एकदम कूल डाउन कर दो। अच्छा। अब ये हमारे लिए मुसीबत हुई कि फिर हम करें क्या। पढ़ाई के लिए तो हमारा 20-25% टाइम लगता था, एक्टिविज़म के लिए 75-80% टाइम था। फिर एक आया कि चलो अब करते हैं, कि थोड़ा पतला था मैं, सेहत बनाते हैं, जिम ज्वाइन कर लिया। अच्छा। अब जिम ज्वाइन किया तो वहाँ भी ऐसे ही, मतलब विदिन, मेरा ख्याल है कि 1 साल 9 महीने में मैं टोटल 4 या 5 दिन जिम मिस किया होगा। अच्छा। इतनी कंटिन्यूटी से, इतनी शिद्दत से। एक तो लोग भी है ना, ले भी अब तो पहलवान बन गया, यानी मुझे बॉडी बिल्डर कहते थे लोग, हंसते हैं। अभी 1.5 क्विंटल वेट बहुत होता है। ये कंधे पे उठा के स्क्वैट्स, जिसको बैठक लगानी है, वो मैं करता रहा हूँ। अच्छा। शर्त लगा के भी करते रहे। अच्छा। तो तब मेरी जो बॉडी थी एकदम, मैंने क्रेजी, जो भी काम किया क्रेज लेवल पर किया, तो उसमें चले गए। 2 तरह थी, यानी भैंसे की तरह लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। तो आप 1 साल 9 महीने, 1.25-2 साल बहुत होते हैं। तो आई गॉट ए सॉलिड बॉडी, जिसका मुझे अभी तक फायदा है। हाँ, वो मैं जरा इमरजेंसी के समय का एक तो सादा उपयोग ये किया। जी। दूसरा, हमें ये भी होता था कि फिर और क्या करें। इससे पहले भी आपको देखो, थोड़ा मैं अंदाज़ा देता हूँ कि तब का कल्चर, स्टूडेंट कल्चर क्या था। हम हॉस्टल में बैठते थे, अपने पास खाने के लिए पूरा पैसा नहीं होता था। अच्छा। तो जो थोड़ा महंगा खाना था, जिसमें चिकन उकन ज़्यादा देते थे, मेस में रहते थे हॉस्टल में। बाद में मैं मेस में हॉस्टल में रहने लगा, वो हम बंद करवा देते थे कि खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा। खाने को तो मन करता था, लेकिन फिर पैसे बचाते थे। लेकिन वो पैसे बचाते कहाँ थे, पोस्टरों में लगाते थे। अपने पास कुछ हो ना हो, दुनिया की चिंता है कि वियतनाम में क्या, तब वियतनाम की 70s, अर्ली 70s में लड़ाई थी। जी। हाँ जी, उनको कपड़े चाहिए। अच्छा। सारे हॉस्टलों से कपड़े इकट्ठे करके, तब अभी रैग्स ये वो उतना रिवाज नहीं था अर्ली 70s में। तो फिर हमने बहुत सारे हॉस्टलों में सेकंड हैंड कपड़े इकट्ठे किए। अच्छा। वियतनाम भेजे कि वहाँ के लोगों को ज़रूरत है। अच्छा। मतलब इस किस्म का
एक मानववादी सोच कि मनुख अफ्रीका का है या वियतनाम का है या अमेरिका का है, तो कहीं का भी हो हमें सेवा करनी चाहिए। यही सिक्खी जो हमारे असूल हमें बता के गए हैं कि कोई भी पराया नहीं है, देश कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, इंसान इंसान है और उनका अगर कुछ कर सकते हैं तो उस करना चाहिए। और मैं अंदाज़ा बताता हूँ कि रात हॉस्टल से हम बेडशीट उठाते थे, होता तो कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, फ्रैंकली 2 सेट कपड़े थे और कुछ नहीं होता था। हाँ, 2 बेडशीट उठा के वहाँ लॉन में बैठते थे, डिस्कशन होती थी 6-6 घंटे 7-7 घंटे, सुबह 4 बजे तक कि इनकलाब देश में कैसे करना है। कौन किसने क्या कहा, रशियन रेवोल्यूशन कैसे आया, कोरियन रेवोल्यूशन, फलाना टमकाना, क्यूबा में चे गेवेरा का क्या रोल था। इस किस्म की बड़ी अर्ली एज में डिस्कशनें चलती थी। फिर सुबह 4 बजे चाय पीते थे जाके, एक नहर है वहाँ PAU के, वहाँ जाके चाय पीते थे 4 बजे और फिर आके सो जाते थे। 7 बजे क्लास होती थी, 2 घंटे सो के क्लास में चले जाते थे। तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा अंदाज़ा जो वो स्टूडेंट कल्चर था, पढ़ने का, मूवमेंट्स लड़ने का, संजीदापन, ग्लोबल व्यू, ये बहुत अहम भूमिका हमारी पूरी लाइफ में उसने दिया। और उसमें लेफ्ट ओरिएंटेड तो हम तब थे ही एज ए यंग स्टूडेंट, माइंड फैसिनेटिंग बहुत था और ग्लोबली था, ये नहीं कि केवल पंजाब के स्टूडेंट का था, सारी दुनिया में यूथ का तब लेफ्ट ओरिएंटेशन था, रेडिकल ओरिएंटेशन था, एक उम्मीद वाला दहाका कह दीजिए। जब एमरजेंसी लग गई तो फिर एक्टिविटी बंद हो गई और तब तक मुझे थोड़ा अंदाज़ा ये जो लेफ्ट है उन पर थोड़ा लगने भी लगा। तो फ्रैंकली मैं बाई 78 आफ्टर एमरजेंसी आई वॉज क्वाइट डिसइल्यूजन्ड विद द लेफ्ट। बाई 77 ये हुआ, एक बीच में कई चीज़ें हुई, एमरजेंसी लग गई, मेरी 1 साल डिग्री लेट हुई BSc क्योंकि जेल में था। उन्होंने मुझे पनिश भी किया, बाकियों को नहीं किया, मुझे स्पेसिफिकली मेरा सारा ट्राइमेस्टर ड्रॉप कर दिया कि छोड़ के भाग जाए। हम छोड़ने वाले कहाँ थे। तो BSc 1 साल लेट हो गया, दूसरे साल मेरा ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया। हाँ, मेरा एग्रोनॉमी यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो मेजर सब्जेक्ट था BSc में, तो मैं MSc में दाखिला लेना था। हाँ, तो वो बड़ा हंसने वाली बात ही समझो कि बताया नहीं मैं घर में कि मुझे दाखिला ही नहीं मिला है। क्योंकि हम काम करना चाहते थे उन दिनों में भी, तो कुछ ना कुछ सोचते पढ़ते रहना चाहते थे। मैं दोबारा जंगल में UP में नहीं जाना चाहता था, तो मैंने उनको नहीं बताया कि हमें दाखिला नहीं मिला, लेकिन इधर 2 महीने यहाँ रहा, वहाँ खाया, उसके साथ कर करा के साल निकाल दिया। उसके अगले साल पंजाब में लिस्ट ही निकाल दिया हमारा कि इनको पंजाब में कहीं भी दाखिला नहीं देना है। हाँ, तब फिर मैं जाके हाथ पाँव मारा, इधर उधर कुछ किया कि कुछ तो दाखिला दे दो, इतना हमने कौन सा क्राइम कर दिया है। तो फिर 77 में मुझे कहते दबा के वाइस चांसलर अमरीक सिंह चीमा थे। पहला वाइस चांसलर हमारा महेंद्र सिंह रंधावा होते थे। हाँ, तो अमरीक सिंह चीमा पर कोई पॉलिटिकल इधर उधर का दबाव लगवा के उसने कहा कि मैं दाखिला तो दे देता हूँ, किसी टूटे भज्जे सब्जेक्ट में ले लो। सोशियोलॉजी में वहाँ MSc की डिग्री देते हैं, MA डिग्री नहीं देते हैं। आर्ट्स है ही नहीं, वो साइंस, तो जिसको जो है ही आर्ट्स है उसको साइंस बना दोगे, ऐसे ही फालतू का। टीचर भी हमारे कहना नहीं चाहिए कोई बहुत वैसा नहीं थे, अब तो मेरा ख्याल उनमें कोई भी नहीं बचा होगा, एक आधा शायद बचा होगा। अब कुछ तो करना ही था, तो कर लिया जो भी करना था। MSc वहाँ से करके तो हमने वहाँ सत श्री अकाल कह दी यूनिवर्सिटी को, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ MPhil में दाखिला ले लिया। यहाँ मुझे आराम से दाखिला मिल गया और साथ ही कुछ दिनों के बाद UGC का मेरिट फेलोशिप मिल गया। हाँ, कि मेरी मेरिट ठीक थी, नंबर तो मेरे अच्छे ही आते थे। तो तब फिर मैं पीछे नहीं मुड़ के देखा, घर से तब से लेके आज तक मैं 1 पैसा घर से कभी मंगाया नहीं।
जी। फिर उसी में 400 रुपया मिलता था फेलोशिप, हमारे लिए बहुत था। 400 में तो हम मतलब सरप्लस ही था, हम बचा के ही रखते थे। हाँ, फिर बाद में 600 हो गया, फिर तो हम अमीर ही बहुत हो गए थे। तो इस ढंग से ये जो एकेडमिक शिफ्ट हुआ मेरा, वो तो आउट ऑफ सर्कमस्टेंसेस एज जिन्हें हमें फोर्स कर दिया, लेकिन मुझे बाद में लगा कि ये बहुत अच्छा ही हुआ जी। सोशियोलॉजी एमए में एमएससी के दौरान पढ़नी थी, वहाँ कोई ख़ास पढ़ाने वाले नहीं थे, कुछ समझ नहीं पड़ा मुझे ख़ास। फिर मैं एमए की सोशियोलॉजी भी आप ही अपने आप को पढ़ाई, एमफिल की भी आप ही पढ़ाई जी। और इसी तरीके से हालात मेरे यानी ऐसे थे कि अंग्रेजी बोलने के हम विरुद्ध थे। अच्छा। वो भी एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की कंट्रीब्यूशन थी कि अंग्रेज़ों को शहीदियाँ दे दे के इतना हमने बाहर निकला, अब अंग्रेजी नहीं बोलना, जान जाओ लैंग्वेज, लेकिन बोलनी नहीं है, बोलनी पंजाबी है। अब यहाँ आए तो यहाँ तो अंग्रेजी का चल पड़ा, ला 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 ला, कोई कैसे बोले कोई कैसे बोले। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई इसकी कि अब अंग्रेजी पढ़ें या क्या करें। तो हमने डिक्शनरी ले ली, सारी डिक्शनरी याद कर ली। क्रेजी तो थे। मेरे साथ एक और था, हमने रोज़ की एक अपनी छोटी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की डायरी बना ली, तो जो बार बार आते थे। तो दिस इज़ हाउ फिर मैं 1-2 साल में अपने आप को एजुकेट भी किया, सोशियोलॉजी भी पढ़ाई, अंग्रेजी भी पढ़ाई, नवे एनवायरनमेंट में एडजस्ट भी किया सोशल साइंसेज में। फर्स्ट 2 ईयर्स लेट मी टेल यू दे वर वेरी टफ। मतलब बोलना मुश्किल लगता था, अंग्रेजी हेजिटेशन थी, और वास्ता ऐसे पड़ गया कि जो अंग्रेजी के बगैर बोलते ही कुछ नहीं थे, उनके साथ हमारा वास्ता पड़ गया यहाँ आकर के। अब हम तो देसी थे, फिर हमने कहा कि जानबूझ के देसी रहो, आपको कोई नोट ही ना करे। हम उसी कुर्ते पजामे से सो जाते थे, टेरी कॉट का होता था तब, उसी में ही जाके तो क्लास में भी आ जाते थे। तो लेकिन अंदर अंदर हमने तैयारी किया कि ये जो बड़े बड़े अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, आखिर में इनको हम बताएंगे जब एमफिल का रिजल्ट आएगा, हाँ हम क्या हैं। तो अंदर अंदर चुप करके तैयारी करते रहे पढ़ते रहे। आखिर में वही हुआ जो हम उम्मीद करते थे। जो बड़े मेरिट वाले खासकर लड़कियां थी, वो लिटरली दे वर इन टीयर्स कि आपने हमें चित्त कर दिया कि हमारे गोल्ड मेडल तो मिट्टी के बना दिए आपने जो एमए में लिए हुए थे। मैं एमफिल में ही ऐसी रिसर्च किया था डेडिकेशन से मजदूरों पर, वो थी माइग्रेंट लेबर पर। अच्छा। हाँ, वो बाद में आप देखो किस क्वालिटी की होएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमले ने पब्लिश की है। अच्छा। मेरी एमफिल। हाँ, बिल्कुल है। पढ़ने में तो हम कभी कम नहीं थे, खासकर जब लेबर का कोई इशू होता था। हाँ। उसमें टोटल डेडिकेशन से अनुभव थे उनके साथ। हाँ, हाँ बिल्कुल, वो बैकग्राउंड थी, एक कमिटमेंट थी, तो डेडिकेशन से काम करते थे। तब माइग्रेंट लेबरर्स यूपी बिहार से 80-81 में मैं बात कर रहा हूँ, 79 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, 80 में मुझे थीसिस करना था। तो कई रात मैं लुधियाना रेलवे स्टेशन, खन्ना रेलवे स्टेशन पर सोता रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो लेबरर्स रात को आते थे। हाँ। उन पर कैसे मेल ट्रीटमेंट होता था, कैसे ज़बरदस्ती उठा के ट्रालियों में डाल के भेड़ बकरियों की तरह ले जाते थे, कैसे वहाँ की रेलवे पुलिस उनसे पैसे बटोरती थी, कैसे वो बेचारे पैसे भी यहाँ नेफे में, नाले में, नेफे में डाल के ले आते थे, उनको स्ट्रिप करके उनके पैसे निकाल के ये रेलवे पुलिस, इतने मतलब जाहल हमारे थे, वो भी निकाल लेते थे। वो बेचारे रोते थे। फिर वो ग्रुप में आते थे, तो एक के पास 20 लोगों की टिकट है, वो उसने कहा कि ये हमारे 20 लोग हैं, 5 को निकाल दिया गेट से, 15 को कहा आपकी टिकट कहाँ है, वो रो रहा है कि वो देखो आगे वाली टिकट आपको दिया, वो नहीं, उससे पैसे ले लेते थे। मतलब ये मैं उन दिनों में 80-81 में लुधियाना रेलवे स्टेशन में लेबर का बहुत ही जो दर्दनाक सीन थे, ऊपर बैठ के आते थे, छत पे बैठ के आते थे। बरसात के दिनों में रात में बारिश भी होती थी और कई तो तारे भी निकलती हैं बहुत सारी जगह बिल्कुल ओवर ब्रिज गिरते भी थे। ये प्रेस में भी आता था कि वहाँ से हिट करके ब्रिज को हिट करके मरते भी थे।
पर रोज़गार है, क्या करें, वहाँ कोई रोज़गार नहीं था जहाँ रोज़गार मिलता था। दूसरा, जब मैं थीसिस करने के आखिर में पहुँचा तो मैं एक दिन अखबार पढ़ा कि यहाँ बॉन्डर लेबर भी हैं, बंधुआ मजदूर भी हैं। आज फिर चलाया जो BSF मैंने, ये डिफरेंट केस है। तब एक्चुअली बंधुआ मजदूर थे पंजाब में। उनकी जो जीवन था वो बहुत कठिन था जी। हवेली में बंद करके रखते थे, बंद कमरों में रखते थे, कई बार तो वो रात को बाहर नहीं निकलने देते थे, अंदर ही टिन पीपा होता है पेशाब शूब करने के लिए, अंदर ही रख देते थे। अगर कोई भाग जाए तो उसको पकड़ के ले आते थे, रेलवे स्टेशन से पकड़ के ले आते थे। हाँ, मतलब एक किस्म का दुखदाई था। मैं 32-30 केस ऐसे स्टडी किए होशियारपुर के एरिए में, तो उसको फिर मैं लिखा भी उसी MPhil के थीसिस में। नेपाल के बॉर्डर पर है हमारा फार्म, वहाँ से एक कैमरा खरीदा, अच्छा। फ्लैश खरीदी, अच्छा। और उनको दिन को आप लेबरर्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि देवा बॉन्डर लेबर। उनके मालिक कहते थे इनको क्या पता है, हमें मत पूछो, हम क्या आपको इनके बारे में पूछना, हम बताएंगे। बिल्कुल। अरे हम तो उनके जीवन के बारे में, कहाँ से आए, क्यों आए, कौन लेकर आया, क्या है, वो जानना चाहते थे। तो दिन को नहीं आप उनसे कोई भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। तो मैं क्या करता था कि जहाँ वो सोते थे दिन को, एक मैं लेबरर को दोस्त बना लिया, अपना गाइड। अच्छा। ट्राइबल को, ये थे भोगसा, मुंडा, राव, खड़िया, ये ट्राइब थे जी। इनके नाम है ये जी। तो उनको मैं एक को दोस्त बना लिया, तो उससे मैं काम लेता था कि मुझे बताओ किस किस के घर में है और रात को इनको कांटेक्ट कैसे करना है। जनवरी के दिनों में अच्छा। इतनी सर्दी होती है, आप इमेजिन करो, है ना। तो फिर हम किसी तरीके से रात को उनको घरों की कांद फांद के, हाँ, जंप ओवर करके खेतों में ले जाते थे। चांद की चांदनी में उनकी इंटरव्यूज मैं जुबानी शेड्यूल याद रख करके स्क्रिबल करता था। लिख तो सकते नहीं, चांद की चांदनी में तो पूरी लाइट नहीं होती है। खेतों में ले जाते थे, वहाँ उनकी इंटरव्यू करते थे। सवेरे मैं इंटरव्यू को फेयर करता था, लेकिन एज ए प्रूफ रात को मैं वही अपना जो मेरे पास है जाशी का कैमरा था, फ्लैश थी, उससे फ़ोटोआँ लेता था जी। ये सारा मेरे पास वहाँ अभी भी कुछ फ़ोटो पड़ी हैं, इतने वक्त की 40 साल हो गए। तो कुछ मैं थीसिस में लगाई थी, लोगों ने मेरा थीसिस ही गुम कर दिया डिपार्टमेंट से घिसा घिसा के कुछ ले गए। तो एनीवे मैं ये आपको बताता हूँ कि रिसर्च हमारे लिए डिग्री लेना नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत रिस्क ले करके भी, खासकर मेरी सारी रिसर्च मज़दूरों पर है, सारी उम्र की रिसर्च आज तक